नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवाती तूफान उम्पुन के दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप को पार करने की आशंका। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के गंतव्य और रुकने के स्थान तय करेगा। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38.73% हुई। सरकार ने जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के अभ्यास के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया और केंद्र ने इस वर्ष मई से जून महीने के लिए ईपीएफओ का अंशदान 12% से घटाकर 10% किया। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विशाल शर्मा। भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि महाचक्रवात उम्पुन के सुंदरबन के निकट पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीपों को आज दोपहर बाद पार करने की संभावना है। इस दौरान इसकी रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात उम्पुन ओडिशा के पारादीप से करीब 360 किलोमीटर दक्षिण, पश्चिम बंगाल के दीघा से 510 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम और बांग्लादेश के खेपुपारा के 650 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पश्चिम में प्रचंड तूफान में बदल जाएगा। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने बताया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लिए कुल 41 राहत और बचाव टीमें बनाई गई हैं। अभी फिलहाल 15 टीम उड़ीसा में है जो कि डिप्लॉयड है और जमीन पर काम शुरू कर चुकी हैं, अवेयरनेस ड्राइव का, कम्युनिकेशन का और इवैक्यूएशन का। 19 टीमें वेस्ट बंगाल में ग्राउंड पर हैं और 2 टीमें वेस्ट बंगाल में रिजर्व में हैं। इस तरह 41 टीमों का टोटल डिप्लॉयमेंट दोनों राज्य मिलाकर है, अगर रिजर्व को भी हम लोग मान लें। सभी के पास वायरलेस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है और क्विक डिप्लॉयमेंट एंटेना है। अगर पूरा कम्युनिकेशन ठप भी हो जाता है तब भी वो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर के संपर्क में रहेंगे और वहां पर कम्युनिकेशन सेटअप कर सकते हैं लोकल एजेंसीज के लिए। श्री प्रधान ने कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जिला और स्थानीय प्रशासन के साथ पूरे तालमेल के साथ कार्य कर रही हैं और लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। श्री प्रधान ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल और ओडिशा के मुख्यमंत्रियों के साथ स्थिति की समीक्षा की है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा है कि 1999 के बाद ये दूसरा प्रचंड सुपर साइक्लोन है और उनका विभाग स्थिति पर लगातार निगाह रखे हुए है। उन्होंने कहा कि चक्रवात से पश्चिम बंगाल के दक्षिणी और उत्तरी 24 परगना, हावड़ा, हुगली और कोलकाता जिलों में नुकसान की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि ओडिशा में जगतसिंहपुर, केंद्रपड़ा, भद्रक, जाजपुर और बालेश्वर जिले भी तूफान से प्रभावित हो सकते हैं। ये जो विंड स्पीड है ये ट्रेन और बस और रोड कम्युनिकेशन के लिए भी अनफेवरेबल रहेगा, इसलिए रेल एंड रोड कम्युनिकेशन को सस्पेंशन और डाइवर्सन के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ हेवी रेनफॉल, विंड स्पीड एक ही साथ उम्मीद कर रहे हैं। श्री महापात्र ने बताया कि तूफान के असर से असम और सिक्किम के पश्चिमी इलाकों में भारी वर्षा होने की आशंका है। पश्चिम बंगाल में चक्रवात उम्पुन की आशंका से 7 तटवर्ती जिलों में से लगभग 4 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। चक्रवात के आज दोपहर पश्चिम बंगाल पहुंचने की आशंका है। राज्य सरकार ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जिला प्रशासनों के साथ स्थिति की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। चक्रवात उम्पुन के आज दोपहर तक पश्चिम बंगाल तट से टकराने और कल सुबह तक जारी रहने का अनुमान है। इसके असर से कोलकाता सहित राज्य के तटवर्ती जिलों में कल रात से ही वर्षा हो रही है। राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के नेतृत्व में कार्यबल गठित किया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, सीमा सुरक्षा बल, राज्य आपदा राहत बल, तटरक्षक और आपदा प्रबंधन टीमें तैयार रखी गई हैं। राज्य सरकार ने लोगों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने राज्य सरकार को बाजार और अन्य प्रतिष्ठान तथा वाहनों की आवाजाही बंद रखने का परामर्श जारी किया है। कोलकाता से अरिजीत चक्रवर्ती की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से भवतारिणी। उम्पुन चक्रवात को देखते हुए ओडिशा सरकार स्थिति से कारगर ढंग से निपटने के लिए हर संभव उपाय कर रही है। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
चक्रवाती तूफान अम्पन के प्रभाव से उड़ीसा के कुछ हिस्सों में सुबह से ही बारिश शुरू हो गई है। संभावित चक्रवात को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा के 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। सरकार की तरफ से कच्चे मकानों या असुरक्षित जगहों पर रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने का काम बड़ी तेजी से किया जा रहा है। राज्य सरकार ने लोगों को चक्रवात आश्रय स्थलों में स्थानांतरित होने के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेज साथ ले जाने की सलाह दी है। इसके अलावा प्रभावित होने वाले इलाकों में ओड्राफ और एनडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग की 217 टीम और वन अधिकारियों की 75 टीम भी तैनात किए गए हैं। इस दौरान मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इतिश्री सिंह राठौर, आकाशवाणी समाचार, कटक। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारतीय रेलवे अगले महीने की 1 तारीख से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाएगा। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग जल्द शुरू की जाएगी। ये रेलगाड़ियां श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के अतिरिक्त होंगी और भारतीय रेल श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या दोगुना करने की योजना बना रहा है ताकि प्रवासी श्रमिकों को अधिक राहत दी जा सके। रेल मंत्री ने कहा कि राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे श्रमिकों की सहायता करें और निकटतम रेलवे स्टेशन पर उनका पंजीकरण करके उनकी सूची रेलवे को प्रदान करें ताकि विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा सकें। रेलवे के कार्यकारी निदेशक राजेश बाजपेयी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ी से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के लिए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि इन व्यक्तियों में से किसी के भी कोविड-19 से संक्रमित होने की स्थिति में उसके बारे में पता करने के लिए ये आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्तमान में रेलवे 180 रेलगाड़ियां प्रतिदिन चला रहा है और इन श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। 1 मई को हमने निर्णय लिया था कि हम श्रमिक ट्रेनों के माध्यम से श्रमिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे और तब से भारतीय रेल द्वारा 20 लाख लोगों को ले जाया गया है। अभी लगभग हम एक दिन में 180 के करीब रेलगाड़ियां चलाते हैं। हमारा प्रयास है कि हम ये 300 रेलगाड़ी प्रतिदिन तक चलाएं जिससे कि जो श्रमिक हमारे फंसे हुए हैं कहीं पे उनको उनके गृह राज्यों पे ले जाया जा सके। रेल मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के गंतव्य और रुकने के स्थान तय करेगा। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे करीब 1000 भारतीयों को आज 6 से अधिक उड़ानों द्वारा भारत वापस लाया जाएगा। हमारी दुबई संवाददाता की ये रिपोर्ट। वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में विदेश में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश भेजने की प्रक्रिया जारी है। खाड़ी देशों से आज लगभग 7 उड़ानें निर्धारित की गई है। लगभग 1000 वैसे श्रमिक वर्ग, गर्भवती महिलाएं, मेडिकल इमरजेंसी केस और बुजुर्गों को इन विशेष विमान द्वारा भेजने की तैयारी की जा रही है। हाल फिलहाल में शोक संतप्त हुए परिजनों को भी भेजने में प्राथमिकता देने का ध्यान रखा जा रहा है। दोहा से आज 2 उड़ान विशाखापट्टनम और हैदराबाद जाएगी। रियाद से कन्नूर और दमाम से बेंगलुरु के लिए भी उड़ानें तय की गई हैं। दुबई, कोची, कुवैत, तिरुवनंतपुरम और मस्कट, बेंगलुरु के लिए भी विशेष विमान की व्यवस्था है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। कल भी 7 विशेष उड़ानों से करीब 1000 भारतीयों को भारत वापस लाया गया था। देश में कोविड-19 संक्रमण से मरीजों के ठीक होने की दर में सुधार हुआ है और ये बढ़कर 38% से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 39,000 से ज्यादा हो गई है। मरीजों के ठीक होने की दर में लगातार सुधार हो रहा है। देश में फिलहाल कोविड-19 के 1,01,139 मरीज हैं, जिनमें से 58,802 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 3,163 मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में प्रति 1 लाख जनसंख्या के मामले में मृत्यु दर 0.2 है, जबकि विश्व में प्रति लाख पर मृत्यु दर 4.1 है। अमेरिका में मृत्यु दर 26% से अधिक, ब्रिटेन और इटली में 52% से अधिक और फ्रांस में करीब 42 और स्पेन में 59% है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की स्थिति में दंत विशेषज्ञों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। महामारी के वर्तमान हालात में दंत चिकित्सक, उनके सहायक और दांतों का इलाज करा रहे मरीजों में संक्रमण का भारी खतरा हो सकता है। दांतों के इलाज की प्रक्रिया में मरीज की लार, खून और श्वास संबंधी स्राव के काफी नजदीक से संपर्क में आना अपेक्षित होता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि बहुत से मरीज जिनमें कोरोना के लक्षण दिखाई नहीं देते,
वे भी कोरोना के वाहक हो सकते हैं। इसलिए ये सलाह दी गई है कि दांतों का इलाज करा रहे लोगों के प्रति खास सावधानी बरती जाए। कंटेनमेंट जोन में दंत चिकित्सा क्लिनिक बंद रहेंगे, हालांकि वे मरीजों को टेली परामर्श प्रदान करना जारी रख सकते हैं। इस जोन के मरीज एम्बुलेंस के जरिए पास के कोविड दंत चिकित्सा केंद्र पर जा सकते हैं। रेड जोन में आपातकालीन दंत चिकित्सा प्रक्रियाओं को अंजाम दिया जा सकता है। ऑरेंज और ग्रीन जोन में दंत चिकित्सा क्लिनिक परामर्श प्रदान करने के लिए कार्य करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि केवल आपातकालीन और जरूरी परिस्थिति में ही ऑपरेशन किए जाएंगे और ओरल कैविटी की जांच से जुड़े उच्च जोखिम के कारण राष्ट्रीय कैंसर स्क्रीनिंग कार्यक्रम के तहत मौखिक कैंसर स्क्रीनिंग को नए दिशा निर्देश जारी होने तक स्थगित कर दिया जाना चाहिए। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि पुणे की राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ने चेहरा ढकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले ऐसे मास्क तैयार किए हैं जो बैक्टीरिया को सांस में पहुंचने से 99.9% और कण वाले पदार्थों को 92.6% तक रोकने की क्षमता रखते हैं। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि ये मास्क चिकित्सा में काम आने वाले विशेष कपड़े हाइड्रोफोबिक पॉलीप्रोपेलिन से बने हैं और कोरोना वायरस के कणों को सांस में पहुंचने से रोक सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। चक्रवाती तूफान उम्पुन के दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश की हटिया द्वीप को पार करने की आशंका। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के गंतव्य और रुकने के स्थान तय करेगा। भारत में कोविड-19 में स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38.73% हुई। सरकार ने जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के अभ्यास के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया और केंद्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने के लिए ईपीएफओ का अंशदान 12% से घटाकर 10% किया। उत्तर प्रदेश में कल एक ही दिन में कोरोना से संक्रमण के सर्वाधिक मामले सामने आए। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान संक्रमण के कुल 323 नए मामलों का पता चला है। इस बीच कामगारों को कोविड-19 से सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल महामारी से लड़ रहे स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों और पुलिस कर्मियों के लिए चिकित्सा सेतु ऐप की शुरुआत की। चिकित्सा सेतु ऐप देश में अपनी तरह का अनूठा एप्लीकेशन है और इसे राज्य सरकार के चिकित्सा शिक्षा विभाग, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट ने तैयार किया है। ये ऐप स्वास्थ्य कर्मियों के प्रशिक्षण के लिए है और ये छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उन्हें विभिन्न किट के इस्तेमाल, कोविड-19 के मरीजों की शिफ्टिंग की प्रक्रिया के साथ ही महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों की जानकारी भी देता है। ये वेबिनार को आयोजित करने में भी सहायक है। राज्य सरकार ने इससे पहले आयुष कवच कोविड ऐप आयुर्वेद के बारे में जानकारी देने के लिए लॉन्च किया था, जिसकी मदद से लोग अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। प्रदेश में इस जानलेवा बीमारी से अब तक 123 लोगों की मौत हो चुकी है और इस बीमारी के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1885 पहुंच गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। इस बीच राज्य सरकार ने 31 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के दौरान नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों में रेड जोन और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में फैक्ट्रियां, औद्योगिक गतिविधियां और दुकानें खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि इसके कार्यान्वयन के बारे में जिला अधीक्षक के स्तर पर फैसला लिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में प्रशासन ने सड़क के दोनों ओर की दुकानों को एक दिन छोड़कर खोलने का फैसला किया है। इसका मतलब एक दिन सड़क के इस तरफ की दुकानें खुलेंगी और अगले दिन दूसरी तरफ की दुकानें खुलेंगी। इस बीच गाजियाबाद के जिला अधीक्षक ने दिशा निर्देशों को लागू करने के लिए स्थानीय कारोबारियों और व्यापारियों के साथ चर्चा के लिए आज बैठक बुलाई है। उन्होंने दुकानों को खोलने के संबंध में कारोबारियों से सुझाव भी मांगे हैं। हरियाणा सरकार ने कहा है कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अंतर्गत राज्य में सभी खेल परिसर और स्टेडियम खोलने की अनुमति दे दी गई है। हरियाणा के खेल और युवा मामलों के मंत्री संदीप सिंह ने बताया कि सभी जिला खेल और युवा कार्य अधिकारियों को सुरक्षित दूरी बनाए रखने और सभी स्थानों पर सैनिटाइजर रखना सुनिश्चित करने को कहा गया है।
उन्होंने ये भी कहा कि सभी अधिकारियों, खेल प्रशिक्षकों और प्रशिक्षार्थियों को मास्क पहनना होगा। खेल के मैदानों में दर्शकों के आने की अनुमति नहीं होगी। खेल मंत्री ने कहा कि सभी खेल कर्मियों और खिलाड़ियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करना चाहिए। 18 वर्ष से कम उम्र के खिलाड़ियों को अपने अभिभावकों से लिखित स्वीकृति लानी होगी। किसी भी परिस्थिति में तरणताल खोलने की अनुमति नहीं होगी। बिहार में आज से तत्काल प्रभाव से ऑड इवन आधार पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और निजी कैब सहित परिवहन के सार्वजनिक साधन चलने शुरू हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये सभी वाहन कुछ निश्चित शर्तों के साथ सड़कों पर चलेंगे। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन, जबकि मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे। ऑटो और ई रिक्शा में ड्राइवर के अलावा केवल 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। टैक्सी, कैब, ओला, उबर का परिचालन जिला के अंदर ही किया जाएगा। इसमें भी 2 व्यक्ति बैठ सकेंगे। जिला के बाहर वाहनों का परिचालन जिलाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के टिकट के आधार पर किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह का वाहन नहीं चलेगा। ड्राइवर और यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। चालक संबंधित वाहन को सैनिटाइज करना सुनिश्चित करेंगे। वाहन स्टैंड में ऑटो ड्राइवर को भीड़ नहीं लगाने का निर्देश दिया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वे मध्य प्रदेश से गुजरने वाले मजदूरों की जानकारी समय पर भेजें। मध्य प्रदेश सरकार अपनी सभी सीमाओं से होकर अन्य राज्यों में जाने वाले मजदूरों को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस कार्य के लिए बड़ी संख्या में सीमावर्ती जिलों में बसों की व्यवस्था की गई है और राहत शिविर भी लगाए गए हैं। अपने पत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि मजदूरों को वापस भेजने में व्यावहारिक कठिनाई यह है कि मध्य प्रदेश को यह जानकारी समय पर नहीं मिल पाती कि अन्य राज्यों से कितने मजदूर किस समय मध्य प्रदेश की सीमा पर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भोजन, वाहन और दवाओं की निःशुल्क व्यवस्था की गई है, लेकिन मजदूरों की आवाजाही के बारे में पहले से जानकारी न होने के कारण कई बार व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। एकाएक बड़ी संख्या में मजदूर आ जाने के कारण न केवल उनकी घबराहट के कारण कानून व्यवस्था की समस्या पैदा हो जाती है, बल्कि मजदूरों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में कल 21 जिलों से कोविड संक्रमण के नए 395 रोगियों का पता चला। इन्हें मिलाकर राज्य में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 12,141 हो गई। इस बीच वंदे भारत मिशन 2 के अंतर्गत मलेशिया से करीब 150 विद्यार्थियों को लेकर एक विमान कल शाम अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य सरकार ने राज्य परिवहन सेवा के बारे में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो आज फिर से शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा है कि अहमदाबाद जिले को छोड़कर राज्य के नॉन कंटेनमेंट क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक 5 अलग अलग जोन में राज्य परिवहन सेवाएं आज से शुरू होगी। बस की कुल क्षमता के 60% यात्रियों को ही बस में चढ़ने की अनुमति होगी। सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान सभी स्थानों पर सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी और मास्क पहनना भी अनिवार्य होगा। बस डिपो में यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे एक जोन से दूसरे जोन में बस सेवा शुरू की जाएगी। हालांकि गुजरात से अन्य राज्यों में बस सेवा अभी भी बंद रहेगी। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 महामारी से उपचार के बाद स्वस्थ हुए 1,200 से अधिक रोगियों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। ये एक दिन में ठीक होने वाले रोगियों की अब तक की सबसे अधिक संख्या है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ठाणे में करीब 1/3 रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन 4 में कई ढीले दी गई है और निजी डॉक्टरों तथा सरकार के बीच समन्वय को बढ़ाने के लिए मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई है। उन्होंने निजी डॉक्टरों से आग्रह किया कि वे अगले महीने अपने क्लिनिक खोलें, क्योंकि मौसम के बदलाव के साथ अन्य सामान्य बीमारियां बढ़ने की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 2 महीनों में स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों, नर्सों तथा अन्य कर्मचारियों के 17,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। इस बीच अम्फान चक्रवात की चेतावनी के चलते एहतियाती उपाय के रूप में राज्य सरकार ने घोषणा
घोषणा की है कि पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के लिए चलाए जाने वाली 3 श्रमिक विशेष ट्रेनें 21 मई तक रद्द कर दी गई है। सोनाली घड़ियाल पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पृथकवास केंद्रों में समुचित व्यवस्था और वहां रखे गए लोगों की नियमित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि चिकित्सकों की एक टीम इन क्वारंटीन केंद्रों का दौरा करे ताकि वहां रखे गए लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल मिल सके। इस बीच राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सुविधा के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना शुरू कर दी है। जिन श्रमिकों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम गेहूं या चावल और 1 किलोग्राम दाल दी जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू करने के लिए जिलों का नए सिरे से वर्गीकरण किया है। आपदा प्रबंधन विभाग और मुख्य सचिव बीवीआर सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण संबंधी राज्य कार्यकारी समिति ने प्रदेश के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में वर्गीकृत किया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन लॉकडाउन के कारण राज्य से बाहर फंसे अपने नागरिकों की सहायता की प्रतिबद्धता पूरी कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अब तक कोविड स्पेशल रेलगाड़ियों, बसों और उड़ानों से केंद्र शासित प्रदेश के 75,618 लोगों को वापस लाया गया है। प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों पर लोगों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। जम्मू कश्मीर सरकार ने वंदे भारत मिशन के तहत बांग्लादेश के बाद ओमान, दुबई और ईरान से भी अपने नागरिकों की वापसी सुनिश्चित की है। इस बीच जम्मू कश्मीर के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने कोविड-19 और लॉकडाउन का तनाव दूर करने के लिए सुकून कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तनाव दूर करने के उपायों के बारे में जागरूकता लाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यक्रम दूरदर्शन कशीर चैनल पर प्रत्येक मंगलवार को रात 9 बजे से प्रसारित किया जाएगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चैटर्जी ने वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है क्योंकि कोविड-19 संक्रमण से उन्हें ज्यादा खतरा है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाइए क्योंकि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसी ने भी लोगों से दिशा निर्देशों के पालन की अपील की है। आयुष मंत्रालय ने करी है और इसको प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था। 2 बार पूरे देशवासियों को उन्होंने बताया कि इस गाइडलाइन को पालन करें। इसमें केवल ये कोई एक दवा नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। इस पैकेज का कारण है कि हमने खुद को स्वस्थ बनाए रखना है। इम्यूनिटी अच्छी है तो किसी भी बीमारी से हम खुद को बचा सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। केंद्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने तक कर्मचारियों के मासिक वेतन से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान 12 की जगह 10% लेने की अधिसूचना जारी की है। ये निर्णय कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य प्रावधान अधिनियम 1952 के तहत आने वाले सभी प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। इससे पहले सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत अंशदान दर कम करने की घोषणा की थी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस बारे में अधिसूचना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने कहा कि अंशदान दर में कमी का उद्देश्य 4 करोड़ 30 लाख कर्मचारियों और 6.5 लाख प्रतिष्ठानों के नियोक्ताओं को संकट से तत्काल राहत देना है। अंशदान दर में कमी से कर्मचारी को वेतन की अधिक राशि मिलेगी और नियोक्ता की देयता में भी 2% की कमी होगी। मंत्रालय ने कहा कि अंशदान में कटौती की ये दर केंद्रीय और सार्वजनिक क्षेत्र के राज्य उद्यमों या केंद्र अथवा राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में आने वाले अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू नहीं होगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास नाम से एक नया मोबाइल ऐप शुरू किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी
एनटीए ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा नीट जैसी परीक्षाओं के अभ्यास के लिए ये ऐप तैयार किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि लॉकडाउन के कारण शिक्षण संस्थान और एनटीए के परीक्षा अभ्यास केंद्र बंद होने के कारण विद्यार्थियों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इस अभ्यास ऐप की सुविधा छात्रों को स्मार्टफोन और कंप्यूटर पर भी उपलब्ध होगी ताकि वे अभ्यास के लिए प्रैक्टिस टेस्ट डाउनलोड कर उसे हल कर सकें। इस ऐप पर ऑफलाइन मोड की भी सुविधा होगी, अर्थात छात्र बिना इंटरनेट नेटवर्क के भी अभ्यास पत्र हल कर सकते हैं। अपनी क्षमता का आकलन करने के लिए छात्रों को पुनः ऑनलाइन जाकर हल किए हुए अभ्यास पत्र को सबमिट करना होगा। यह मोबाइल ऐप एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्टफोन और टैबलेट पर भी काम करेगा और इसे गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जल्द ही यह सुविधा iOS प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगी। ऐप के डाउनलोड होने के बाद छात्रों को कुछ जानकारी भरकर एक अकाउंट बनाना होगा और इसके बाद वे संबंधित परीक्षा के लिए निःशुल्क अभ्यास पत्र प्राप्त कर सकते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा प्रतिदिन एक नया अभ्यास पत्र उपलब्ध कराने की योजना है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 42 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर के समय लू चलने की आशंका है। मुंबई में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। दक्षिण में चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। तापमान 27 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा। कोलकाता में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। दिन में एक दो बार बारिश की बौछारें या तूफान आ सकता है। शहर में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री जबकि अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस रहेगा। जम्मू में मौसम साफ रहेगा। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री के आसपास बना रहेगा। शहर में दिन में मौसम साफ रहेगा जबकि शाम तक बादल छा सकते हैं। गिलगित में तापमान 13 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा और दोपहर बाद अथवा शाम तक आंशिक रूप से बादल छाने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में आसमान मुख्य तौर पर साफ रहने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहेगा। समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सिद्धार्थ। धन्यवाद विशाल। अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो लॉकडाउन से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे आम लोगों को राहत देने 1 जून से 209 एसी रेलगाड़ियां चलाया जाना आज के सभी समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण लिखता है कि इसी हफ्ते से होगी ऑनलाइन टिकटों की बिक्री, निर्धारित टाइम टेबल के साथ नियमित चलेंगी ट्रेनें। प्रवासी मजदूरों की वापसी के लिए बसें भेजने पर सियासी घमासान को भी अखबारों ने अहमियत दी है। जनसत्ता की सुर्खी है, मजदूरों के लिए 1000 बसें, लेकिन चक्के तले आई सियासत। पत्र ने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के हवाले से लिखा है कि सौंपी गई बसों की लिस्ट में ऑटो रिक्शा और बाइक के नंबर डालकर कांग्रेस कर रही गुमराह। लॉकडाउन के चौथे चरण में पाबंदियों में रियायत के बाद राजधानी दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधियां फिर शुरू होने को नवभारत टाइम्स सहित लगभग सभी अखबारों ने मुख्य पृष्ठ पर जगह दी है। पत्र के अनुसार 58 दिनों बाद खुला रोजगार का ताला, पर नियमों को लेकर भ्रम। पंजाब केसरी लिखता है, छूट के पहले दिन सड़कों पर जाम। बंगाल की खाड़ी से उठे सुपर साइक्लोन उम्पुन से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने के सरकार के प्रयासों को भी अखबारों ने अहमियत दी है। दैनिक भास्कर के अनुसार ओडिशा और पश्चिम बंगाल में एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात, 24 टीमें रिजर्व रखी गईं। हिन्दुस्तान ने लिखा है, प्रशासनिक अमला तैयार, लाखों लोगों को सुरक्षित जगह भेजा गया। जम्मू कश्मीर में हिजबुल के डिप्टी कमांडर जुनैद सहराई के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में ढेर होने का समाचार राष्ट्रीय सहारा ने दिया है। मोस्ट वांटेड 10 आतंकवादियों की सूची में 30वें नंबर पर था जुनैद। धन्यवाद सिद्धार्थ। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवाती तूफान उम्पुन के दोपहर बाद पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप को पार करने की आशंका। राहत और बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ की 41 टीमें तैनात। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, 1 जून से हर रोज 200 गैर वातानुकूलित रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। रेल मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं के अनुसार श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों के गंतव्य और रुकने के स्थान तय करेगा। भारत में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 38.73% हुई। सरकार ने जेईई मेन और नीट परीक्षाओं के अभ्यास के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अभ्यास मोबाइल ऐप शुरू किया। और केंद्र ने इस वर्ष मई से जुलाई महीने के लिए ईपीएफओ का अंशदान 12% से घटाकर 10% किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।